Hello student, welcome to the second lecture of biomolecules, and in this lecture we're going to start with a very important topic of carbohydrates, that is glucose. Now glucose ऐसे बात करें तो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स के हिसाब से भी। एंट्रेंस में मैंने इसके जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं इसमें एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करूंगा, इस वजह से मैंने दो लेक्चर्स डिसाइड किए, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3। ये सिर्फ ग्लूकोज के बारे में ही हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि एक एक चीज छोटी से छोटी चीज कवर हो सके ना। आज इस लेक्चर में हम लोग ग्लूकोज का 50% पार्ट कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 3 जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद ग्लूकोज व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से, वो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 10 से 12 तो सिर्फ इसके टेस्ट है बेटा, वो मैं सब एक एक करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद ग्लूकोज। अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज की तो सबसे पहले बच्चों ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है एंड ये अल्डोहेक्सोज है। अल्डोहेक्सोज ना, अल्डोहेक्सोज का मतलब होता है इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है, राइट ना। आप लोगों को अगर इसका स्ट्रक्चर पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, CHO होता है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे टोटल और 5 कार्बन होंगे इसके अलावा, तो टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2OH, करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा OH H एंड सो ऑन, OH H, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आएगा H। दिस इज बेसिकली ग्लूकोज। जो नेचुरली अकरिंग, अभी मैं यहाँ पे भी OH बना सकता था, राइट ना, बट जो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज होता है, रिमेंबर याद रखना, नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज होता है वो हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और वो D होता है, D, ठीक है ना। डेक्स्ट्रो का कैपिटल D से कोई लेना देना नहीं है। नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज, नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज, एक एक चीज लिख के दूंगा, इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, hence also known or called as dextrose। इस वजह से याद रखना बच्चों, हम लोग ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? डेक्स्ट्रोज, राइट। तो इसका जो नाम है वो तो डी तो हो गई, बट साथ में मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा। ये प्लस का मतलब क्या है? इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये डी का मतलब अलग है और ये प्लस का मतलब अलग है। ये डी का मतलब क्या होता है? OH ऑन द पेनल्टीमेट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन, इट इज ऑन विच साइड? राइट हैंड साइड। ये प्लस का मतलब इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डी प्लस ग्लूकोज, राइट। तो प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी का मतलब पेनल्टीमेट कार्बन पे OH कौन सी साइड में? राइट हैंड साइड में। एक एक चीज मैंने डिटेल में बताई है। नाउ अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड बेटा, मतलब it is a single sugar molecule, right? Carbohydrates on their behavior are classified into two types. One is simple carbohydrate, second is complex carbohydrate. Complex carbohydrates are further classified into oligosaccharides and polysaccharides. So it is a monosaccharide, we can call it as a simple carbohydrate also. ठीक है, तो ये सब MCQ में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं अपने। इट इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ग्लूकोज कहाँ कहाँ हमको मिलता है, तो सबको पता है बच्चों, इट इज फाउंड इन ग्रेप्स। इस वजह से इसका बेटा नाम भी रखा गया है ग्रेप शुगर। इसका दूसरा नाम क्या था? ग्लूकोज का नाम क्या था? डेक्स्ट्रोज था। तीसरा नाम इसका बेटा ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। इट इज फाउंड इन ग्रेप्स आल्सो, इट इज आल्सो देयरफॉर कॉल्ड एज ग्रेप शुगर। इट इज आल्सो फाउंड इन हनी, हनी में भी होता है, शहद बोलते हैं आप उसको। उसके बाद में इवन ब्लड के अंदर भी होता है ना। एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो उसके ब्लड के अंदर 65 से 100 मिलीग्राम शुगर, सॉरी ग्लूकोज होता है इन 100 ml ऑफ द ब्लड। अगर आप 100 ml ब्लड लेते हो नॉर्मल पर्सन का, अगर डायबिटिक की बात करें तो डेफिनेटली ऑब्वियसली अलग वैल्यू आएगी, बट अगर हम लोग नॉर्मल पर्सन की बात करें तो उसके 100 ml ब्लड में 65 से लगा के 100 मिलीग्राम, मिलीग्राम ग्राम में 100 मिलीग्राम तक क्या होता है बेटा? ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग ब्लड शुगर भी बोल सकते हैं। तो ये अगर हम लोग बात करें तो ब्लड में भी पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कंबाइन फॉर्म में, मतलब कंबाइन फॉर्म में, जैसे हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी पढ़ा था, कंबाइन फॉर्म में जो है वो ग्लूकोज बच्चों ओलिगोसैकेराइड्स में भी होता है। ओलिगोसैकेराइड जैसे आपने पढ़ा था सुक्रोज, सुक्रोज इज नथिंग बट ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज क्या था? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज क्या था? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज था। ओलिगोसैकेराइड्स में भी होता है एंड इवन इट इज फाउंड इन
पॉलीसैकेराइड, इट इज फाउंड इन पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड जैसे क्या है बेटा, स्टार्च है, सेलुलोज है, दे आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज ओनली, ठीक है। सो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज तो ये वाला है। अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान दें तो ये वाला जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है, अल्डिहाइड है। दिस इज नथिंग बट अल्डिहाइड ग्रुप, राइट। और इसमें बेटा OH ग्रुप है, 1 2 3 4 5। तो कैन वी से दैट ग्लूकोज इज नथिंग बट, ग्लूकोज को आप एक और नाम दे सकते हो, इट इज पेंटाहाइड्रोक्सी। क्यों पेंटाहाइड्रोक्सी? 5 बार OH है, पेंटाहाइड्रोक्सी। इज इट अल्डिहाइड और अ कीटोन बच्चों? अल्डिहाइड। सो क्या बोलोगे, पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? दूसरा नाम डेक्सट्रोज, तीसरा नाम ग्रेप शुगर, एंड इट इज आल्सो नोन एज पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी बोल सकते हैं ना। अगर हम लोग बात करें आउट ऑफ 5 OH ग्रुप, 5 OH ग्रुप है, एकदम ध्यान से देखना बच्चों। 5 OH ग्रुप में से अगर हम लोग इस वाले OH ग्रुप को देखें तो जिससे ये कार्बन जुड़ा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला जो OH है वो 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। जबकि ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन की बात करें तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है। देखना ध्यान से, वापस देखना, ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन ऑक्सी OH जो ग्रुप है, मतलब ये कौन सा 2 डिग्री हुआ, राइट ना। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये वाला, ये भी 2 से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री अल्कोहल। ये वाला, ये भी 2 से जुड़ा है, 2 डिग्री अल्कोहल। ये वाला, ये भी 2 से जुड़ा है, 2 डिग्री अल्कोहल। इसकी बात मत करना, ये तो अल्डिहाइड है। तो आउट ऑफ 5 4 जो OH है, 1 2 3 4, 4 OH ग्रुप जो है, 4 OH ग्रुप जो है वो बेटा कौन से हैं, 2 डिग्री वाले हैं। सो 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर हम लोग बात करें एक जो रिमेनिंग वाला है, ये वाला, वो 1 डिग्री अल्कोहल है। एक OH ग्रुप जो है वो कौन सा वाला है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये सब छोटे छोटे MCQ क्वेश्चंस है जो कि आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो ये असिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये चारों के चारों असिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो कैन आई से ग्लूकोज के अंदर देयर आर हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन एटम, 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको सिखाया है नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ आइसोमर्स का इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2:n हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सो 2:4 इज गोइंग टू बी 16 हो जाएगा बेटा। अगर आपको याद है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको यहाँ पे नीचे 8 स्ट्रक्चर्स बना के बताए थे, वो सब D थे, बट उनके मिरर इमेज की बात करोगे तो वो सब L हो जाएंगे। तो 8 और 8 मिला के कितने हो गए, 16 हो गए ना बेटा। तो 16 स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं, किसके, इसके ग्लूकोज के। तो ये हो गया ग्लूकोज का। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा हमने अभी तक, इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इंट्रोडक्शन में बेटा हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, एक एक चीज जो मैं तसल्ली से सिखाऊंगा, ढाई सिखाने बेटा मैं भी आधे घंटे में पूरा खत्म कर सकता हूँ, बट उससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हमने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ग्लूकोज है क्या। तो सबसे पहला ग्लूकोज इज, मेरे साथ रिवाइज करो, अल्डोहेक्सोज है। दूसरी बात, नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, इस वजह से इसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मोनोसैकेराइड, बिकॉज़ इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। फोर्थ पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। नाउ इट इज आल्सो फाउंड इन ग्रेप्स, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। राइप ग्रेप्स के अंदर होते हैं, पके हुए जो अंगूर होते हैं उनके अंदर। इट इज फाउंड इन हनी एंड ब्लड। ब्लड के अंदर ये एक MCQ क्वेश्चन हो गया कि क्या रेंज होना चाहिए। अभी ये बेटा मेमोरी बेस्ड है, जिसको वैल्यू याद है वो टिक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो बेटा उसके लिए तो डेफिनेटली ये जब सुना सुना लागे हो जाएगा। कंबाइंड फॉर्मेट इज आल्सो फाउंड इन ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, सब पढ़ाया था मैंने। पॉलीसैकेराइड्स में भी ग्लूकोज होता है ना। अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये D स्टैंड्स फॉर OH ऑन द राइट हैंड साइड एट द पेनल्टीमेट कार्बन। इनसे हमको कोई लेना देना नहीं, ये वाले OH से हमको कोई लेना देना नहीं। पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट कार्बन की बात करेंगे। इसको पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे 5 OH है, 1 2 3 4 5 पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड है, बराबर है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आउट ऑफ 5 OH ग्रुप, 4 जो है वो कौन से है, 2 डिग्री अल्कोहल है, और एक जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असिमेट्रिक कार्बन के हिसाब से अगर हम लोग बात करने जाए तो इसके 16 आइसोमर्स होंगे, राइट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो लेट अस स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ना हमारे सिलेबस में 2 मेथड है, एक है लेबोरेटरी मेथड और एक है कमर्शियल मेथड। इफ वी टॉक अबाउट लेबोरेटरी मेथड, laboratory method is from acid hydrolysis of
एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज विच इज ऑल्सो नोन एज केन शुगर, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला सबको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था C12H22O11, राइट। उसका क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास में केन शुगर है C12H22O11, राइट, इसको क्या नाम देंगे बेटा हम लोग, केन शुगर भी लिख सकते हो, सुक्रोज भी लिख सकते हो, राइट, केन शुगर। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं, मतलब रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एसिड लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस, अभी एसिड की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड विल ब्रेक अप इनटू टू मोनोसैकेराइड्स, तो यहां से आपको मिलेगा C6H12O6, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज, प्लस आपको मिलेगा C6H12O6, जिसको आप बोलोगे फ्रक्टोज। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, मोनोसैकेराइड्स है, राइट ना। तो जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, हीट करोगे, तब आपको ये दोनों मिलेंगे। अभी इन दोनों को सेपरेट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब अगर हम लोग बात करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज में बेटा ये फ्रक्टोज का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। देखो फ्रक्टोज को सेपरेट कर सकता हूँ अगर इससे मैं, और ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। तो दोनों के लिए एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, खाली इनको सेपरेट करने का तरीका अलग अलग है। अभी इन दोनों को कैसे सेपरेट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग इस सोल्यूशन का हाइड्रोलिसिस होने के बाद जब इसको कूल करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऑन कूलिंग अल्कोहल इज एडेड, अल्कोहल क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, और जब अल्कोहल ऐड करते हैं, ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होता है, तो ग्लूकोज इज insoluble in alcohol and can be separated by filtration। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ separated by filtration, ठीक है ना। तो फ्रक्टोज तो बेटा अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा, बट ग्लूकोज उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम लोग फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं और फिर इसको ड्राई करेंगे, उसको क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता आ जाएगा बेटा। सो ये हो गया आपका लेबोरेटरी मेथड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें इसको एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर बोलेंगे, केन शुगर, या फिर सुक्रोज बोलेंगे, ठीक है ना। जब मैंने आपको काइनेटिक्स सिखाया था, केमिकल काइनेटिक्स, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर है, ये क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला था इसको। कौन सा रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी है, काइनेटिक्स में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अगर आप ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, तो आप क्या ऐड करोगे, अल्कोहल ऐड करोगे। अल्कोहल ऐड करने से क्या होगा बच्चों, ये जो ग्लूकोज है वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल है, तो वो प्रेसिपिटेट मतलब या फिर उसको फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे, और फिर डेफिनेटली जो फिल्ट्रेट पीछे बचेगा उसमें ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं ग्लूकोज बना सकता हूँ। और एक मेथड है स्टार्च से, उससे कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट हम लोग ने लेबोरेटरी मेथड कवर कर लिया, और ये सेम रिएक्शन मैंने आपको काइनेटिक्स में भी सिखाया है, वहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया था दैट दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज pseudo first order reaction। why? because water is always present in excess, ठीक है। so this is a pseudo first order reaction, और इस रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होगा वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो फॉर्मूलाज है वही एप्लीकेबल है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टूडेंट्स। सेकंड मेथड हम लोग कमर्शियल मेथड पढ़ेंगे, बट आई होप आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ गई होगी अब तक, ठीक है। थोड़ा मैं स्लो ही जा रहा हूँ, चीजें एक एक कवर करेंगे, बिकॉज मेरा ग्लूकोज को रेटिंग बहुत ज्यादा हाई रहेगा। आप इसका फोटो लो, फिर मैं आपको कमर्शियल मेथड सिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो कमर्शियल मेथड की बात करें आफ्टर लेबोरेटरी मेथड, कमर्शियल मेथड में हम लोग बात करेंगे फ्रॉम स्टार्च, कि स्टार्च से इसको कैसे बनाया जाता है। अभी जो स्टार्च है वो कौन सा भी हो सकता है, जनरली हम लोग कॉर्न स्टार्च या फिर पोटैटो स्टार्च ले सकते हैं, राइट ना। इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज, ठीक है ना, सेलुलोज भी ले सकते हैं। ये कमर्शियल मेथड है। इसमें होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो स्टार्च का जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, C6H10O5N, ये इसका फॉर्मूला। N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जनरली बेटा मैंने देखा है 300 to 5000 तक भी हो सकता है। एक बुक में तो जो स्टार्च की बात की बेटा वो 50,000 तक भी दिया हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं, n मोल्स ऑफ H2 लेता हूं, ठीक है ना, वापस से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाइल्यूट
HCl और H2SO4, दोनों में से कोई भी एसिड हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपका एसिड हाइड्रोलिसिस हो गया। सो एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या, ये स्टार्च है, स्टार्च ले सकते हो, सेल्यूलोज भी ले सकते हो, राइट। नाउ यहाँ पे ये कमर्शियल मेथड है, इसमें जो टेम्परेचर होता है याद रखिएगा, इट इज 393 केल्विन एंड प्रेशर जो होता है 2 to 3 बार होता है, ठीक है ना, 2 to 3 बार। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो कार्बन तो उतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन में बेटा और 2 ऐड हो जाएंगे, C12 हो जाएगा, O5 और 8 ये 6 हो जाएगा। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज। इसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होता है बिकॉज इट इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट, बायोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ओनली। स्टार्च इज अ बायोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। नाउ इसमें थोड़े से हमको पॉइंट जो है वो नोट के तौर पे याद रखने हैं, जो एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे गए। नोट नंबर 1, जो एसिड होगा, राइट, जो एसिड है वो ग्लूकोज के साथ भी रह जाएगा, बराबर है, क्योंकि ऑर्डर डिसॉल्व हुआ रहेगा, सॉल्युबल है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो याद रखना, एक्सेस ऑफ एसिड, excess of acid is neutralized by it is neutralized by chalk, you can say chalk powder, that is CaCO3, बराबर, CaCO3। तो जो एक्सेस ऑफ एसिड है, राइट ना, सुनो एक बात को, एक्सेस ऑफ जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, वरना आपके ग्लूकोज के अंदर एसिडिक नेचर आ जाएगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चॉक पाउडर यूज करते हैं, CaCO3। बट इसमें थोड़े से कलर इंप्योरिटीज भी होती है। क्या होती है बेटा, कलर, जो स्टार्च हम लोग लेते हैं उसमें थोड़ा सा कलर इंप्योरिटीज भी होती है। एंड द फिल्ट्रेट, मतलब जो सॉल्यूशन है, द फिल्ट्रेट इज पास थ्रू एनिमल चारकोल, and the filtrate is passed through animal charcoal to remove colored impurities, जो कलर्ड इंप्यूरिटीज है उसको निकालने के लिए इसको हम लोग एनिमल चारकोल से पास करते हैं। तो मैंने जब आपको पी ब्लॉक सिखाया था बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर 14, अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखे हैं तो उसमें चारकोल के ऊपर मैंने एक लेक्चर भी दिया था, ठीक है। अमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन था, बहुत सारे थे, जैसे कोल था, चारकोल था, लैम्प ब्लैक था। तो चारकोल में मैंने बहुत सारे टाइप के चारकोल बताए, जैसे कोकोनट चारकोल था, एनिमल चारकोल था, वुड चारकोल था। तो ये सब हमारा वहां पे कवर हुआ है। तो ये क्या बेटा, दे आर गुड एब्जॉर्बेंट, तो जो कलर इंप्योरिटीज है उसको वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अभी कलर निकल गया, कलर जो इंप्योरिटी थी वो निकल गई, उसके बाद में एक्सेस ऑफ एसिड भी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अभी जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें से वाटर को क्या करना पड़ेगा, इवेपोरेट करना पड़ेगा। अभी आप वाटर को इवेपोरेट करने के लिए क्या सोचोगे कि सर हम लोग हीट करके इवेपोरेट कर लेंगे, नहीं चलेगा। बिकॉज जब आप उसको हीट करोगे तो आपका ग्लूकोज जो है वो भी डिकम्पोज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। तो आप उसको हीट करके नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको ग्लूकोज के क्रिस्टल चाहिए तो सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उसको इवेपोरेट करेंगे। सोल्यूशन जो है कॉन्सेंट्रेट होने के बाद उसमें से वाटर जो है इवेपोरेट करेंगे बाय रिड्यूसिंग प्रेशर, बाय रिड्यूसिंग व्हाट, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। तो बेटा क्या होगा, वाटर क्या होने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा। एंड बाद में लास्ट में आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे, किसके, ग्लूकोज के। तो द सोल्यूशन इज concentrated and water is evaporated by using reducing pressure, then or to get the crystals of what, ग्लूकोज। इससे आपको ग्लूकोज के क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया कि इसको हीट करके हम लोग क्यों नहीं पा सकते, बिकॉज इट विल अंडरगो डीकंपोजिशन। सो ये हो गया एक कमर्शियल मेथड, और ये इंपॉर्टेंट मानूंगा मैं वापस से है। तो ये हाइड्रोलिसिस ही है, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस है, वो भी कौन सा, एसिड हाइड्रोलिसिस ही है, राइट, बराबर है। बट इसमें दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बहुत ही ज्यादा याद रखने जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद में हमने बहुत तसल्ली से पढ़ा, आपने देखा होगा स्लो ही जा रहा हूँ मैं, हर एक चीज बता रहा हूँ। हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने के बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कवर कर लिया, ठीक है। अभी बेटा ये जो ग्लूकोज का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था लास्ट टाइम, जैसे यहाँ पे CHO फिर CHOH ऐसा ऑल दैट जो है, वो स्ट्रक्चर डिसाइड कैसे किया गया, और उसके ऊपर मैंने जेईई में क्वेश्चन देखा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
structural determination of structural elucidation, that is determination of glucose. स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर जो है उसका कैसे डिसाइड किया गया है कि ग्लूकोज इसी तरीके से दिखता है, ठीक है ना, इसी तरीके का दिखता है, वो कैसे पता चला। तो इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं बच्चों, एक एक करके मैं आपको तसल्ली से सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जेई ऑलरेडी मेंस में इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लूकोज को रेड फास्फोरस एंड एचआई के प्रेजेंस में लॉन्ग टाइम तक हीट करने से क्या मिलता है। तो सिंपल, जिसको याद था बेटा, एन हेक्सेन मिलता है, राइट। ये मैंने ऑर्गेनिक में भी बहुत बार सीखा है, बट यहाँ पे एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया 4 मार्क के लिए बेटा, सिर्फ कुछ नहीं करना था, एन हेक्सेन टिक करना, बस खत्म हो गया अपना काम, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एलिमेंटल डिटर्मिनेशन से पता चला, एलिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास proves that the molecular formula of glucose, elemental determination of molecular mass, इसका molecular mass 180 है, उससे पता चला, और एलिमेंट्स डिसाइड करने के बाद पता चला that the molecular formula of glucose is C6H12O6, ठीक है ना, C6H12O6 इसका molecular formula। अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग ने ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग हीटिंग पे लगा दिया रेड फास्फोरस एंड एचआई के साथ, ये ग्लूकोज था, राइट, इसको जब हमने रेड फास्फोरस एंड एचआई के साथ में हीट करना चाहा, लॉन्ग टाइम तक हीट किया, इसको हीट किया प्रोलॉन्ग टाइम, राइट, तो हमको बच्चों क्या मिला, एन हेक्सेन मिला। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपका मिल गया एन हेक्सेन। तो जब इसको आपने बहुत टाइम तक हीटिंग पे रख दिया रेड फास्फोरस एंड एचआई के साथ, तो आपको एन हेक्सेन मिला। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रिएक्शन विद रेड फास्फोरस एंड एचआई, ठीक है, रेड फास्फोरस एंड एचआई, ये ऑर्गेनिक में मैंने आपको सिखाई है, वहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था, ठीक है ना, फिर भी यहाँ पे तो हम लोग वापस पढ़ रहे हैं। रेड फास्फोरस एंड एचआई के साथ जब इसको प्रोलॉन्ग हीटिंग, मतलब लंबे समय तक हीटिंग पे रखा गया, तब आपको क्या मिला बच्चों, एन हेक्सेन मिला। इससे आपको क्या चीज पता चली? इससे हमको ये कंक्लूजन मिला कि ग्लूकोज के अंदर 6 के 6 कार्बन एक चेन में, जो मैं चीजें बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ कि जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, यहाँ पे CHO CHOH, यहाँ पे H, यहाँ पे H फिर OH, ऐसा स्ट्रक्चर जो बनाया था, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड कैसे हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स, इसको इग्नोर मत करना। इसका स्ट्रक्चर डिसाइड कैसे हुआ? तो जैसे जैसे मैं रिएक्शन लिखते जाऊंगा, वैसे वैसे कंक्लूजन्स आएंगे कि हाँ, इसका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर लास्ट में बोलूंगा देख ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है बच्चों अभी। तो स्टूडेंट, इससे कंक्लूजन क्या निकला? अगर 6 के 6 कार्बन अगर आपको एन हेक्सेन के फॉर्म में मिल रहा है, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में मिल रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर 6 के 6 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए और स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट चेन। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला? इन ग्लूकोज all 6 carbons are joined to form a straight chain of carbon, ठीक है ना। इसका मतलब इसके अंदर 6 के 6 कार्बन बेटा एक ही चेन में जुड़े हुए हैं, एक ही चेन में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन मिल गया। ये जो रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है बेटा, डिसाइड करने के लिए कैसे OH ग्रुप है, कितने OH ग्रुप है, वो सब डिसाइड करेंगे। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो सब डिसाइड करेंगे। तो एक तो चीज कंफर्म होगी कि ग्लूकोज के अंदर हमको तो खाली ग्लूकोज का पाउडर दिया था, उससे पता लगाना कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट। तो वही हम लोग काम कर रहे हैं। तो ग्लूकोज के अंदर 6 के 6 कार्बन जो है बेटा, वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। तो इससे ये पता चला। अभी बहुत सारे रिएक्शन देख के करके आएंगे, तो आप लोग यहां तक का फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनो। जब हमने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH एंड हाइड्रोजन साइनाइड, जब ग्लूकोज का रिएक्शन इनके साथ करवाया गया एक एक मोल का, तब क्या क्या कंपाउंड मिला, उससे भी हमको बहुत सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने आएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग ने ग्लूकोज का रिएक्शन C6H12O6 का रिएक्शन बच्चों जब किसके साथ कराया, हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाया,
तो हमको इसका ऑक्साइन मिला। क्या मिला? ऑक्साइन। तो ग्लूकोज मोनोऑक्साइन मिला। ऑक्साइन बेटा कब मिलता है पहले वो बताओ, और ऑक्साइन होता क्या है, ठीक है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दो, तो जिस भी कंपाउंड के अंदर या तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होगा, अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जब रिएक्शन करता है NH2OH के साथ, तब जाके आपको ऑक्साइन मिलता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइन। ऑक्साइन दो टाइप के होते हैं, अल्डिहाइड से रहेगा तो अल्डोक्साइन, कीटोन का रहेगा तो कीटोक्साइन। अभी ग्लूकोज जो है वो ऑक्साइन दे रहा है मतलब इसमें पक्का कार्बोनिल ग्रुप है, राइट ना। पक्का कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। अभी वो अल्डिहाइड है या कीटोन है वो हमको नहीं पता। तो इतना तो सिंपल है कि जो हम लोग ने प्रीवियस जो पढ़ा था, टेस्ट नंबर 2 पढ़ा था, उसमें पता चला कि 6 कार्बन एक ही चेन में जुड़े हुए हैं, 6 कार्बन एक ही चेन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इससे तो ये कंफर्म हो गया था। अभी दूसरी चीज क्या कंफर्म होगी कि इसमें C डबल बॉन्ड और ग्रुप कंफर्म है, बट वो कौन सा है, अल्डिहाइड है कि कीटोन है वो मुझे नहीं पता। पर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो कीटोन है या अल्डिहाइड है वो सिर्फ फर्स्ट या सेकंड कार्बन पे ही हो सकता है। अगर वो फर्स्ट कार्बन पे है तो बोलो तो अल्डिहाइड है, सेकंड पे है तो कीटोन है। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये फर्स्ट पे है या सेकंड पे है, क्योंकि ये टेस्ट बेटा कीटोन्स भी देते हैं और अल्डिहाइड्स भी देते हैं। तो ये हो गया ग्लूकोज ऑक्साइड, इसका मतलब C डबल बॉन्ड और ग्रुप कंफर्म है। इसको बेटा वापस से कंफर्म करने के लिए हमने एक और रिएक्शन कर ली, जरूरत तो नहीं थी लेकिन एक रिएक्शन और कर ली हमने, HCN के साथ रिएक्शन कर ली। जब हम लोग ने HCN के साथ रिएक्शन की तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिला, इसका मतलब HCN भी ऐड हुआ। अभी ये साइनोहाइड्रिन या फिर HCN जो है वो कब ऐड होता है, कैसे ऐड होता है? तो जो भी आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, जब इसमें HCN ऐड किया जाता है तो जो CN वाला पार्ट है, ध्यान से सुनो, CN वाला पार्ट कार्बन पे जुड़ेगा। सर क्यों जुड़ेगा? बिकॉज H के ऊपर प्लस होगा, CN के ऊपर माइनस होगा, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव। तो सोचो CN कहां जाना चाहिए? हाँ सर, प्लस के पास जाना चाहिए। H कहां जाना चाहिए? O के पास जाना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड होगा वो ये इस तरीके से हो जाएगा, C के ऊपर OH और यहाँ पे CN और ये कार्बन के ऊपर और दो बैलेंस C's, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको हम लोग साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। अभी ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन दे सकते हैं। तो इससे एक बात और कंफर्म हो गई कि साइनोहाइड्रिन बन रहा है, इसका मतलब इसमें पक्का C डबल बॉन्ड ग्रुप है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वो अल्डिहाइड है या कीटोन है। तो स्टूडेंट्स, इससे कंक्लूजन क्या मिला? इसमें एक्चुअली अगर एक ही रिएक्शन करते तो तभी भी चल जाता था, बट हमने दोनों रिएक्शन किया क्योंकि आगे वैसे भी आने वाला था, इसलिए मैंने यहीं पे साथ में सिखा दिया। कंक्लूजन, these reactions proves the, we can say, presence of carbonyl group, that is C double bond O group। कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस को वो कंफर्म कर रहे हैं। अभी ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी होगा। अगर अल्डिहाइड होगा तो 1 पे आएगा, कीटोन होगा तो 2 पे आएगा। तो इसका मतलब 1 और 2 का भी कांसेप्ट डिसाइड करना है। तो वो कैसे डिसाइड हुआ? तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है ना। नाउ अगर हम लोग बात करें नंबर 2 की, ठीक है, तो हम लोग ने रेड फास्फोरस एंड HI के साथ हीट किया तो 6 कार्बन का चेन मिला, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि 6 के 6 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए, बीच में कोई नहीं है। तीसरी बात ये हो गया कि NH2OH और HCN से कंफर्म हो गया कि C डबल बॉन्ड ग्रुप है, मतलब अल्डिहाइड या कीटोन कंफर्म है, बट वो 1 पे है या 2 पे वो डिसाइड नहीं हुआ है। तो सर वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा बेटा फोर्थ रिएक्शन से। सो रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मतलब कंपैरेटिवली वीक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। जैसे कि ब्रोमीन वाटर मतलब Br2 इन वाटर, तो ये बेटा आपको बना के देगा HOBr। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HOBr ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो है वो अल्डिहाइड्स को एसिड्स में कन्वर्ट कर सकता है, तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन C6H12O6, जब ग्लूकोज का रिएक्शन किया गया किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ, जो कि कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ग्लूकोज ने आपको दिया ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड? ग्लूकोनिक एसिड।
ग्लूकोनिक एसिड मिला बेटा। तो ग्लूकोनिक एसिड से बेटा अगर ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये इतना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगेन आई एम सेइंग बेटा, यहां से ये कंफर्म हुआ कि ये सी डबल बॉन्ड ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, इतना कंफर्म हो गया। बट यहां से ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो अल्डिहाइड है कि कीटोन है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां से एक बात कंफर्म हो गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया, इसका मतलब पक्का ये कौन सा है, अल्डिहाइड ग्रुप है। तो कंक्लूजन जो होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कंक्लूजन, दिस रिएक्शन proves that the carbonyl group is an aldehyde। इससे ये कंफर्म हो गया कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन है, अल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। तो अगर वो अल्डिहाइड है तो इसका मतलब 1 पे ही होगा, तो CHO हो गया बेटा, कंफर्म हो गया, CHO हो गया, क्योंकि CHO जो है वो अल्डिहाइड है, वो टर्मिनल पे ही हो सकता है, या तो स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में। और हमको पता है हम लोग स्टार्टिंग में क्या लिख रहे हैं, CHO लिख रहे हैं। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या आ गया, CHO आ गया। इसका मतलब एक और क्वेरी हमारा क्लियर हो गया। सबको समझ में आया बच्चों, पक्का? फिर हमने नेक्स्ट रिएक्शन की, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3। HNO3 के साथ बेटा इसका रिएक्शन करवाया, ग्लूकोज का रिएक्शन HNO3 के साथ करवाया, तो वो क्या कर सकता है, तो सुनो एक बार। HNO3 जो है बेटा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करेगा पता है, अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा, बराबर है, और 1 डिग्री अल्कोहल को भी बेटा वो एसिड में कन्वर्ट करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल को भी वो किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका जब रिएक्शन, इसका ग्लूकोज का जब रिएक्शन करवाया गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, जब उसका रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, HNO3 के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब आपको सैक्रिक एसिड मिला। सबके स्ट्रक्चर्स में एक साथ में लास्ट में बताऊंगा, सैक्रिक एसिड मिला, जिसको हम लोग ग्लूकैरिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लूकोनिक नहीं, ये ग्लूकोनिक एसिड का, ये ग्लूकैरिक एसिड है, ठीक है ना। सैक्रिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, ग्लूकैरिक एसिड है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, सैक्रिक एसिड है या ग्लूकैरिक एसिड है, जिसमें और इसका, ये तो दोनों अलग अलग कंपाउंड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है वो दो COOH ग्रुप है ना। ग्लूकैरिक एसिड और सैक्रिक एसिड बेटा इनमें दो COOH ग्रुप होते हैं। जैसे मैं अगर आपको ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बता ही दूं, अगर ध्यान से देखिएगा, ये ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ध्यान देना। ग्लूकोनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, COOH CHOH 4 टाइम्स CH2OH, ये है आपका ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है ना। अगर मैं बात करूं सैक्रिक एसिड की या फिर ग्लूकैरिक एसिड की, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, वो भी देख लेते हैं। COOH, यहाँ पे CHOH 4 टाइम्स, और यहाँ पे वापस COOH आएगा, वापस COH आएगा। ये बेटा आपका क्या है, सैक्रिक एसिड है, और इसका दूसरा नाम है ग्लूकैरिक एसिड। एक और ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा कि जब इसका रिएक्शन हम लोग ने HNO3 के साथ करवाया, किसका, ग्लूकोनिक एसिड का, तब उसने आपको सैक्रिक एसिड दिया। तब क्या दिया, सैक्रिक एसिड दिया। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक 1 डिग्री अल्कोहल भी है, एक 1 डिग्री अल्कोहल भी है। तो इससे क्या क्या कंफर्मेशन हुआ, तो इससे हमको कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन, this reaction proves that glucose contains one, ध्यान से सुनो, glucose contains one degree alcohol also, एक उसके पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। तो अगर उसके पास में CHO ग्रुप कंफर्म हो गया, CHO ग्रुप कंफर्म हो गया, बराबर है, वो तो एकदम एक्सट्रीम पे होगा। और 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब होता है OH ऐसे कार्बन से जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, इसका मतलब उसके 2 वैलेंसी और फ्री, और 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कौन करेगा, हाइड्रोजन, तो इसका मतलब वो CH2OH होगा। तो इससे एक कंफर्मेशन मिला, रफ आइडिया
रफ आइडिया, ध्यान से सुनो, रफ आइडिया कि CHO तो है, बराबर है, बीच में कितने कार्बन है, 4 कार्बन और है। ध्यान से सुनो बच्चों, ये सब ऐसे डिसाइड किया गया, ठीक है ना। एक कार्बन, 2 3 4 5 हो गए, और जो लास्ट वाला कार्बन है वो कंफर्म CH2OH है। क्या है? CH2OH। अभी इसके बारे में उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता थी। हाँ, इतना कंफर्म है कि हर कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, बट ये क्या होगा बीच में वो इनको आइडिया नहीं था। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हमको ये मिला कि 6 के 6 कार्बन एक ही चेन में है। दूसरा इंफॉर्मेशन मिला कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है जो अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, बट हमने बाद में डिसाइड करके बताया कि वो तो अल्डिहाइड है तो टर्मिनल पे होगा। उसके बाद हमने ये भी पता किया कि उसके अंदर एक 1 डिग्री अल्कोहल भी है, वो भी मैंने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब एक रफ आइडिया आ गया कि हाँ, ग्लूकोज कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। आगे जो बातें हैं कि उसमें 5-5 OH ग्रुप है वो कैसे डिसाइड हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही, मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ कि कैसे ये स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ उसके बारे में, ठीक है। तो इसका फोटो लो, फिर मैं आगे इसका और डिटेल्स बताता हूँ। Okay students, so the next reaction is reaction with acidic anhydride, that is acetylation, acidic anhydride। एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं, करेक्ट। एसिटाइलेशन बोल सकते हैं, राइट। तो जब ग्लूकोज का, ध्यान से सुनिएगा, ग्लूकोज का रिएक्शन किया गया किसके साथ, एसिडिक एनहाइड्राइड इन एक्सेस, तो हमने पता किया कि 5 मोल्स कंज्यूम हुए। कितने मोल्स? 5 मोल्स। इसको आप एसिडिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसके 5 मोल्स कंज्यूम हुए और आपको मिला ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। अभी ये कैसे कंफर्म हुआ कि पेंटाएसिटेट ही था? तो ध्यान देना, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है सर? 180 है, ठीक है ना। कितना है? 180 है। इसका जो मॉलिक्यूलर मास था वो था बेटा 390। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो था 390, करेक्ट। तो 390 था, इसका मतलब चेंजेस क्या हुआ? तो क्या मैं इसको 180 प्लस 210 लिख सकता हूं? कितना लिख सकता हूं? 180 प्लस 210 लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम लोग एक OH को, ध्यान से सुनो, एक OH का अगर असाइलेशन करवाते हैं, एक OH अल्कोहल है, अगर मैं उसका असाइलेशन करवाता हूं, ठीक है ना, और बेसिकली एसिटाइलेशन, मिथाइल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? O C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप आएगा, बराबर है। तो ध्यान से सुनना, अगर हम लोग बात करें तो मास कितने से बढ़ रहा है? एक बार असाइलेशन करवाया, ठीक है ना। अभी गिनो, कार्बन कार्बन 12 हो गया, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 16 कितना हुआ? 24 प्लस 16 इज 40 हुआ ना, 40 प्लस 3 43 हुआ। बट एट द सेम टाइम एक हाइड्रोजन कम भी तो हो रहा है ना, देख लो ना। तो बेसिकली मास कितने से बढ़ रहा है? प्लस 42 से मास बढ़ रहा है। वापस जिनको नहीं समझा, मैं यहां से OH को जब इस ग्रुप में कन्वर्ट करता हूं, एसिटाइलेशन करवाता हूं, तो क्या होता है बच्चों बताओ? मास कितने से बढ़ा? 43 से बढ़ा। कितने से बढ़ा? 43 से बढ़ा। बट में एक हाइड्रोजन कम भी तो हो रहा है ना, तो बेसिकली बढ़ा कितने से? 42 से बढ़ा। तो अभी आप बताओ, यहाँ पे पहले मास कितना था? 180 था, अभी मास कितना है? 390 है। सो द इंक्रीज इन मास फॉर ग्लूकोज इज कितना बेटा? 210 है। 210 is the increase in mass, so therefore number of OH group, ये ऑर्गेनिक में सिखाया मैंने, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कैसे निकालेंगे? आप 210 को कितने से डिवाइड करोगे? 42 से, एंड 42 5 इसका मतलब इसके अंदर 5 OH ग्रुप है। सो इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है, सो कंक्लूजन क्या है? दैट ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 5 OH group, 5 OH groups। और सबको पता है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कार्बन पे एक OH से ज्यादा OH नहीं हो सकते, एक कार्बन पे एक ही OH हो सकते हैं। इसका मतलब पांचों के पांचों OH ग्रुप बेटा अलग अलग कार्बन पे, बट हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हमारा एक जो है वो तो क्या है, CHO है, दूसरा लास्ट वाला CH2OH है। तो अभी मेरे पास कितने OH बचे, क्योंकि देखो ना टोटल 5 OH है, उसमें से एक मैंने यूज कर लिया, तो बचे कितने, 4, और चारों एक ही कार्बन पे हो ही नहीं सकते, एक कार्बन पे सिर्फ एक ही OH हो सकता है, वरना तो वाटर एलिमिनेट कर देगा वो। तो एक ही, देखो कार्बन कितने बचे, 4 ही बचे, तो इन चारों कार्बन के ऊपर क्या है बेटा, एक एक OH है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट यहाँ पे CH क्या है, O है, अल्डिहाइड ग्रुप है, फिर नेक्स्ट वाला जो है वो CHOH होगा, वो वाला, फिर वापस CH होगा, OH होगा, फिर CHOH होगा, फिर वापस से CHOH होगा, एंड लास्ट में जो होगा वो CH2OH होगा। तो ये सब कौन से डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये वाला जो है वो कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये वाला जो है वो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है। तो सर फिर जो अल्कोहल में जो OH इधर है, वो है, इधर है, वो कैसे डिसाइड हुआ, पता है ना सबको, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे H होता है, वो यहाँ पे OH होता है, तो वो कैसे डिसाइड हुआ। तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमिल फिशर। एमिल फिशर, फिशर प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एमिल फिशर ने बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन बताया था, ये कॉन्फ़िगरेशन हर एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एमिल फिशर ने बताया था। इसके बारे में हमारे सिलेबस में डिटेल्स नहीं है, हमको इसके बाद, यहां तक हमने डिसाइड कर लिया, इसके बाद एमिल फिशर गेव द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विद प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन एट ईच कार्बन, ठीक है ना, दैट वाज गिवन बाय मिस्टर एमिल फिशर। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में नहीं जा सकते बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज उसके लिए बेटा बहुत सारे पोलरिमेट्री है कि किस कार्बन पे किस टाइप का डायरेक्शन है, वो सब हम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो इसके बाद एमिल फिशर ने डिसाइड किया था, उसने रिसर्च के बाद पता लगाया कि ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ग्लूकोज के यहाँ पे वो इस तरीके से है। सो दिस वाज गिवन बाय एमिल फिशर, और इसको हम लोग डी बोलेंगे, और सबको पता है इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी स्टैंड्स फॉर OH ऑन द पेनल्टीमेट कार्बन ऑन राइट हैंड साइड, दिस स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट ग्लूकोज। तो इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ था, ठीक है ना। अगेन आई एम सेइंग हमारे सिलेबस में यहाँ तक ही है, बट बाद में एमिल फिशर ने हर कार्बन के अलोंग जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिसाइड करके बताया था, और ये कॉन्फ़िगरेशन किसने दिया था, एमिल फिशर ने। तो इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में मैंने आपको सिखाया था कि अगर मास 42 से बढ़ रहा है इसका मतलब उसके अंदर एक OH ग्रुप है, 84 से बढ़ रहा है तो उसके अंदर 2 OH ग्रुप है, एंड सो ऑन, ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के जो केमिकल टेस्ट है वो कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's see the last part, that is tests of glucose, which is very very important, approximately 11 to 12 tests हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज की बात करें तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट करेंगे, अगर ग्लूकोज को आप ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट करते हो तो सबसे पहले वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, बराबर है। जब वो सबसे पहले हीट करेंगे तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के बाद वो फिर बाद में ब्राउनिश कलर का होने लगता है, और फिर आगे फर्दर हीट करने से बेटा वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का चार्ड पाउडर बच जाएगा, जिसमें एक बर्न शुगर की स्मेल आती है कि हाँ शुगर जल गया करके, तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ व्हाट, बर्न शुगर। हाँ, एक अच्छा टेस्ट ये है कि जब आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करो ना, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जब उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे तो डेफिनेटली बेटा आपको लास्ट में कार्बन का चार्ट पाउडर मिलेगा, दैट इज चार्ट रेसिड्यू ऑफ व्हाट, कार्बन, बिकॉज बाकी सब जो है वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल चुका होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिख लूं C6H12O6, बराबर है, तो जब इसको हीट किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में एंड इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहाँ से 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 6 मोल्स ऑफ H2, ये वाटर तो एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे बेटा ब्लैक कलर का चार्ट पाउडर रेसिड्यू बच जाएगा, इसी को क्या बोलते हो आप, कार्बन बोलते हो, ठीक है, एक रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तीसरा टेस्ट जो है बेटा आगे जाके हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी मैं इसको सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ खाली, क्योंकि मेरे आगे वाला लेक्चर नंबर 3 में इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन भी है। When it is boiled with NaOH, अल्कलाइन मीडियम में बेटा ग्लूकोज को कभी स्टोर मत करना, ग्लूकोज इज नेवर स्टोर्ड इन अल्कलाइन मीडियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्यों नहीं स्टोर किया जाता है वो लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल याद रखिए। सो व्हेन इट इज बॉइल्ड विद क्या NaOH,
फर्स्ट इट टर्न्स येलो एंड देन ब्राउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, याद रखिएगा, पहले वो ब्राउन नहीं, पहले येलो एंड देन इट टर्न्स ब्राउन, ठीक है। ओके, तो ये 3 टेस्ट तो छोटे छोटे थे, याद रखने वाले जैसे थे, बट अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट शुरू होने वाले हैं। मॉलिश टेस्ट क्या होता है, परफ्यूरल टेस्ट क्या होता है, इसको रैपिड परफ्यूरल टेस्ट भी बोलेंगे। मॉलिश टेस्ट क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्टूडेंट्स। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक्स लिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स ने सुने नहीं, जैसे बारकोड टेस्ट है, उसके अंदर सेलिनॉफ टेस्ट है, देखिए। तो ये सब टाइप के टेस्ट बहुत बार मैंने देखे एमसीक्यू क्वेश्चन में, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, इस वजह से मैंने एक एक टेस्ट जो है डिटेल में डिस्कशन करने के लिए सोचा है, ठीक है। सो इट इज अ जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर हम लोग बात करें मॉलिश रिएजेंट के बारे में, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिश रिएजेंट? मॉलिश रिएजेंट इज नथिंग बट इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ alpha naphthol, that is 1 naphthol, alpha naphthol in ethanol। इथेनॉल के साथ में अल्फा नेफ्थोल को मिक्स किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं मॉलिश रिएजेंट। और इसमें देन वी ऐड व्हाट कंसंट्रेटेड H2SO4 फ्रॉम साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो बेसिकली ये टेस्ट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज की, ठीक है ना, ये वाला C6H12O6, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये ग्लूकोज भी हो सकता है और फ्रक्टोज भी हो सकता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों सेम टेस्ट देते हैं, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ध्यान से सुनिए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज प्लस मॉलिश रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बेटा? मॉलिश रिएजेंट, बराबर है, 2 to 3 ड्रॉप्स एंड देन ऐड concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 from the sides, from the sides of the test tube, sides of the test tube। टेस्ट ट्यूब के साइड में से आप क्या यूज ऐड करोगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जगह पे आपने HCl ऐड किया तो परफ्यूरल टेस्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों ये टेस्ट देते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑन रिएक्शन विद मॉलिश रिएजेंट। व्हाट इज मॉलिश रिएजेंट? इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नाफ्थोल इन व्हाट इथेनॉल। और जब साइड टेस्ट ट्यूब के साइड में से हम लोग 2-3 ड्रॉप डालेंगे क्या? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यू कैन सी फॉर्मेशन ऑफ वायलेट कलर or violet ring at the junction of two layers, at the junction of two layers, ठीक है ना। जंक्शन पे बेटा 2 लेयर्स के जंक्शन पे वॉयलेट कलर अगर आ जाएगा तो कंफर्मेशन हो गया कि ये टेस्ट क्या है बेटा? मॉलिश। मतलब ये टेस्ट है कि या तो इसमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। ये ग्लूकोज के लिए अगर हमारे फाइनल, अगर हम लोग को ग्लूकोज ही डिसाइड करना है कि क्या ये कंपाउंड ग्लूकोज है कि नहीं है, तो ये टेस्ट कंफर्म देगा ही देगा। परफ्यूरल टेस्ट जो है, परफ्यूरल टेस्ट, ये बेटा एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों को डाउट आएगा सर इससे तो दोनों दे रहे हैं, तो बेटा बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स है, बट अगर हमको डिस्टिंग्विश करना है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप परफ्यूरल टेस्ट को यूज कर सकते हो। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मॉलिश टेस्ट एंड परफ्यूरल टेस्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, रिएजेंट यूज्ड इज अगेन सेम, अल्फा नाफ्थोल प्लस इथेनॉल, बट इसमें एक ही डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे concentrated H2SO4 की जगह पे HCl आ जाएगा। That is the only difference, that is the only difference, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास में ग्लूकोज है, ठीक है ना, और अगर आपने परफ्यूरल टेस्ट किया है, उसके ऊपर परफ्यूरल टेस्ट किया है, ठीक है ना, तो इसमें कोई कलर नहीं आएगा विद इन 30 सेकेंड्स, नो कलरेशन, कोई कलरेशन नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन अगर आपने फ्रक्टोज लिया है, ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो जाएगा थ्रू आउट द लेक्चर की। अगर हाँ हम लोग को, क्योंकि मैं जो टेस्ट सिखाऊंगा वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ में टेस्ट सिखाऊंगा, ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ में टेस्ट सिखाऊंगा, तो आप बहुत बार कंफ्यूज होगे सर ये तो फ्रुक्टोज भी दे सकता है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं एक टेस्ट आपको कंफर्मेटरी टेस्ट बता रहा हूँ कि कैसे इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर भी सेम टेस्ट करूँ फ्रक्टोज के ऊपर, तो मुझे बेटा पर्पल और वायलेट कलर आएगा विद इन 30
30 सेकंड्स के अंदर अगर मुझे पर्पल या वायलेट कलर आ गया, इसका मतलब ये कंफर्मेशन टेस्ट हो गया कि ये फ्रक्टोज है। अभी आप बोलोगे सर हम लोग तो टेस्ट ऑफ ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो ग्लूकोज को टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज मैं बोल रहा हूँ ना कि ये वाला अगर दोनों में कभी कंफ्यूजन आ गया तो हम लोग पक्का ये वाला यूज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन क्या बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आप इसको तो यूज कर ही नहीं सकते, आप भले टेस्ट पढ़ा, अभी सपोज मैं आपको सिर्फ ग्लूकोज का पढ़ा दूं तो बेटा डेफिनेटली ग्लूकोज ये टेस्ट तो देता है, बट फ्रक्टोज भी तो दे रहे हैं, तो आप उसको डिस्टिंग्विश तो कर ही नहीं सकते। बट हाँ, परफ्यूरल टेस्ट और रैपिड परफ्यूरल टेस्ट है, इसको रैपिड परफ्यूरल टेस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज 30 सेकंड्स के अंदर ये कलरेशन देता है। 30 सेकंड के अंदर कलरेशन नहीं आया तो इसका मतलब फ्रक्टोज एब्सेंट है और पक्का वो ग्लूकोज ही है, अगर ये दोनों कंपाउंड को ही डिस्टिंग्विश करना है तो। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे टेस्ट है, ये तो सिर्फ एकदम सिंपल टेस्ट है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ये जैसे स्मेल एंड ऑल दैट थोड़ा हीटिंग वाले टेस्ट है, बट ये सब केमिकल रिएजेंट वाले टेस्ट है। और बहुत बार तो ऐसे ही पूछेंगे व्हाट इज मॉलिश रिएजेंट। सो मॉलिश रिएजेंट अगर आपको याद है तो ये आप टिक कर पाओगे, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नैफ्थोल इन व्हाट, इथेनॉल, राइट? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, अल्कोहलिक अल्फा, बहुत बार तो ऐसे लिखा होता है अल्कोहलिक अल्फा नैफ्थोल भी लिखा होता है, 1 नैफ्थोल भी लिख सकते हैं। अल्फा का मतलब 1 होता है, बीटा का मतलब 2 होता है। तो सेम है बेटा, यहाँ पे डिफरेंस एक ही है कि यहाँ पे हम लोग H2SO4 ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, HCl ऐड करते हैं। ठीक है? सो आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट और सिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे टेस्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट दैट इज सिक्स्थ टेस्ट जो है वो है सेलिवेनॉफ टेस्ट। सेलिवेनॉफ टेस्ट जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के साथ पढ़ेंगे। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिवेनॉफ रिएजेंट, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सेलिवेनॉफ रिएजेंट जो होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रिसोर्सिनॉल, नाम सुना हुआ लग रहा है, यस, फिनॉल चैप्टर में पढ़ा है। मिक्सचर ऑफ रिसोर्सिनॉल एंड डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl एंड रिसोर्सिनॉल के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिवेनॉफ रिएजेंट। ना, रिसोर्सिनॉल क्या होता है बेटा? रिसोर्सिनॉल का मतलब होता है जब बेंजीन के ऊपर 1 और 2 पोजीशन पे अगर OH OH हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटेकॉन। ध्यान दीजिएगा, ये फिनॉल चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेकॉल, राइट? कैटेकॉल अगर 1 2 पे है, 1 3 पे है तो इसको रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, राइट? और अगर 1 और 4 पे है तो उसको क्विनॉल बोलते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी कहां पढ़ चुके हैं, फिनॉल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, रिसोर्सिनॉल जो है वो 1,3 हो जाएगा, 1 और 3 पे OH OH होना चाहिए बेंजीन के ऊपर, उसको डाइल्यूट HCl के अंदर मिक्स कर देंगे तो उसको सेलिवेनॉफ रिएजेंट बोलते हैं, राइट? अगर मैं ग्लूकोज का रिएक्शन सेलिवेनॉफ रिएजेंट के साथ करवाऊं तो मुझे कोई कलर नहीं मिलता है, नो कलर। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी बात तो बेटा ग्लूकोज इसके साथ कोई कलर देने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रुक्टोज की, फ्रुक्टोज जो है बेटा वो रेड या फिर ब्राउन कलर देगा, रेड और ब्राउन कलर, या फिर पीपीटी भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाएगा, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी बोल सकते हो। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट है, बिकॉज ग्लूकोज तो इसके साथ में कोई कलर दे ही नहीं रहा है। अगर आपके पास में 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में ग्लूकोज है फ्रक्टोज है, बट वी डोंट नो कि किस में ग्लूकोज है किस में फ्रक्टोज है, तो डेफिनेटली बेटा ये टेस्ट आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। बिकॉज ग्लूकोज जो है, वन थिंग इज फॉर श्योर कि हाँ, एक टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज है दूसरे में फ्रक्टोज है, तो क्यों? क्योंकि ग्लूकोज तो इसके साथ कोई रिएक्शन शो करेगा नहीं, नो कलर चेंज आएगा। और यहाँ पे फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज बेटा इसमें रेड या फिर ब्राउन कलर का कलर दे सकता है या फिर पीपीटी दे सकता है। इससे कंफर्म हो गया कि जो टेस्ट ट्यूब में रेड या ब्राउन पीपीटी या कलर आ रहा है वो फ्रक्टोज है, तो डेफिनेटली दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज पिनॉफ टेस्ट। नाउ पिनॉफ टेस्ट पढ़ने से पहले बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पिनॉफ रिएजेंट, राइट? सो इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, it is freshly prepared mixture of ammonium molybdate solution, ammonium molybdate solution plus few drops of acetic acid, few drops of which acid, acetic acid। ठीक है, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पिनॉफ रिएजेंट बोलते हैं। ना पिनॉफ टेस्ट जो है बेटा वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों शो करते हैं, बट द कलर इन बोथ द केसेस इज डिफरेंट। यस, तो इससे हम लोग बेटा दोनों को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, बिकॉज ग्लूकोज जो है वो पिनॉफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको लाइट ब्लू कलर देगा। कौन सा कलर देगा? लाइट ब्लू कलर का कलर शो करेगा, राइट? लाइट ब्लू कलर आपको शो करेगा।
जबकि फ्रक्टोज जो है वो आपको ब्लूइश ग्रीन कलर शो करेगा, इट विल शो ब्लूइश ग्रीन कलर ऑन हीटिंग, दैट इज टू ऑन हीटिंग पे आपको ब्लू कलर ब्लूइश ग्रीन कलर शो करेगा। सो दोनों के लिए बेटा ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके देता हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? नंबर 1 फॉर्फ्यूरल टेस्ट, नंबर 2 सेलिवेनॉफ टेस्ट, नंबर 3 पिनॉफ टेस्ट और नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली आई विल टेक ऑल ऑफ द अबव। क्यों? फॉर्फ्यूरल टेस्ट से भी मैं अल्कोहल और मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, सेलिवेनॉफ टेस्ट से भी कर सकता हूँ और पिनऑफ टेस्ट से भी मैं दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। तो ये जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, बिकॉज ये जो टेस्ट है बेटा एनसीईआरटी में नहीं दिए, बट ऑप्शंस में बहुत बार होते, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं ये सर ये कौन सा टेस्ट है, ये कौन सा टेस्ट है। तो इसके लिए मैंने एक एक टेस्ट बहुत अच्छे से आपको प्लान करके समझाया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ओसाजोन फॉर्मेशन टेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 3 में विद मैकेनिज्म में समझाने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी से सच जो जितने भी टेस्ट है वो एक साथ में सिखा रहा हूँ, इस वजह से इस टेस्ट को भी हम लोग यहीं पे इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन विद मैकेनिज्म ये वाला हमारे सिलेबस में पार्ट है, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा लेक्चर नंबर 3 में। बट एज अ टेस्ट की बात करें तो अभी हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों, ठीक है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ? फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। पीएच का मतलब यहाँ पे फिनाइल है और NH NH2 यहाँ पे NH2 का हाइड्राजीन बोलते हैं, एक साइड में फिनाइल जोड़ दिया तो फिनाइल हाइड्राजीन हो जाएगा, और वो भी हम लोग ले लेंगे बेटा किसमें? एक्सेस में, राइट ना, एक्सेस में ले लेंगे और यहाँ पे लेंगे बेटा एसिडिक एसिड, थोड़ा सा इसके अंदर एसिडिक एसिड डालेंगे, एसी के ऊपर बार लिखते हैं, चलो हायर स्टैंडर्ड में इसको एसिडिक एसिड बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब ग्लूकोज या फ्रक्टोज में एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन और एसिडिक एसिड डाला जाता है तो यहाँ पे ओसाजोन बनता है। क्या बनता है बच्चों? ओसाजोन, जो विद मैकेनिज्म को अगले लेक्चर में तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इसका कलर जो होता है वो येलो होता है एंड इट इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो बहुत बार अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको क्रिस्टल्स जो दिखते हैं नीडल शेप में दिखते हैं, नीडल शेप में दिखते हैं, इस वजह से बेटा हम लोग इसको येलो नीडल शेप क्रिस्टल भी बोलते हैं, बट यहाँ पे मैंने ऐसे बोलेंगे तो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों ये टेस्ट दिखा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग 9th टेस्ट में बारफोर्ड टेस्ट। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इट इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, मोनो वर्सेस डाइसैकेराइड्स। क्यों? बिकॉज जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो 5 मिनट में आपको कलर दे देंगे, कितने मिनट्स में? 5 मिनट में कलर दे देंगे, बट अगर डाइसैकेराइड्स की बात आती है तो बेटा वो 10 मिनट्स के बाद भी आपको कलर नहीं देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये बारफोर्ड्स रिएजेंट है क्या? बारफोर्ड्स रिएजेंट जो है बीआर में, बारफोर्ड्स रिएजेंट शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, सब में मैंने ऐसे लिखा है, पिनऑफ रिएजेंट को पीआर और इसको एसआर लिखा, राइट। बारफोर्ड्स रिएजेंट होता क्या है? इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ध्यान देना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इन एसिटिक एसिड। इन विच एसिड? एसिटिक एसिड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। लॉजिक एकदम सिंपल है, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ब्लू कलर का है ये कंपाउंड, तो ये बेटा रेडिश कलर में कन्वर्ट, अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इन द बोथ द केसेस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना, मोनोसैकेराइड विद इन 5 मिनट्स आपको ये टेस्ट दे देंगे, बट डाइसैकेराइड्स दे शो स्लो रिएक्शन, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो स्लो रिएक्शन विद बारफोर्ड्स टेस्ट और बारफोर्ड्स रिएजेंट? तो आपका डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज ये सब लिख सकते हो। तो जब इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं? बारफोर्ड्स रिएजेंट के साथ करते हैं, तो बारफोर्ड्स में बेटा Cu+2 में है तो वो Cu+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu इसमें कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, और ये आपका हो जाएगा ब्रिक रेड कलर का पीपीटी, ब्रिक रेड और ब्राउन पीपीटी और कलर, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ना ये रिएक्शन डाइसैकेराइड्स भी होते हैं, डाइसैकेराइड जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में, वो ये दिखा सकते हैं, बट उनके केस में ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। तो अभी तक हम लोगों ने 9 टेस्ट पढ़ लिया, अभी भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सिल्वर मिरर टेस्ट बाकी है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बाकी है, और भी जो टेस्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द रिमेनिंग 3 टेस्ट जो है वो भी देख लेते हैं। ये तीनों टेस्ट को मेरा रेटिंग सबसे हाई रहेगा,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसको बेटा हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ सबसे बड़ी बात तो ये कि एक काम करते हैं, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। टोलेंस रिएजेंट, ठीक है, वो क्या होता है देख लेते हैं। इसको बेटा हम लोग अमोनिकल, मतलब बेसिक हो गया, अल्कलाइन हो गया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, राइट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो AgNH3 ट्वाइस प्लस यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे सिल्वर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाउ अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास में ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है, राइट, और अगर इसका रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट के साथ करवा दिया जाए, टोलेंस रिएजेंट के साथ, तो टोलेंस रिएजेंट जो है वो तो बेटा क्या हो जाएगा, Ag+ से रिड्यूस होके Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो Ag में यहाँ पे आपको सिल्वर बेटा किसके, पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा। और ये जो टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर वाले साइड में, टेस्ट ट्यूब के अंदर वाले साइड में ऐसे अंदर वाले साइड में एक मिरर बनाने लग जाएगा, ठीक है ना, तो एकदम शाइनी मिरर बनने लगेगा, राइट। टेस्ट ट्यूब के अंदर वाले साइड में एक लेयर बनेगा, पूरा का पूरा जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाले साइड को पूरा कवर कर लेगा। तो इसके लिए बेटा इसको सिल्वर मिरर भी बोल सकते हैं, या सिल्वर का एक रिंग नहीं बोलेंगे, पूरा एक क्या बन रहा है, मिरर जैसा बन रहा है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाले साइड्स को कवर कर लेगा। आप इसको इवन गूगल पे इसका सिल्वर मिरर टेस्ट का खाली इमेज देख सकते हो, पूरा एक अच्छे से कवर किया हुआ रहता है। तो सिल्वर का पीपीटी बन गया, और साथ में अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी आएगा। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली मतलब जैसे ग्लूकोज रहेगा तो ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। तो ये एक बेटा जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आ जाएगा और यहाँ पे सिल्वर का पीपीटी बन जाएगा। अगर आपने बहुत अच्छे से टेस्ट किया तो सिल्वर का एकदम अच्छा सा मिरर दिखेगा, वरना पीपीटी के फॉर्म में आपको दिखेगा। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे ये डाउट पूछते हैं कि सर टोलेंस रिएजेंट जो टेस्ट है वो तो हम लोग देखते हैं कि सिर्फ अल्डिहाइड्स ही शो करते हैं, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है वो सिर्फ अल्डिहाइड ही शो करते हैं, लेकिन फिर आपने यहाँ पे तो ग्लूकोज भी लिख दिया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिखूंगा बेटा, आप लोग प्लीज इसको इंपॉर्टेंट ध्यान देना, कि अगर आपके पास में मीडियम कौन सा है, अल्कलाइन है, मतलब अमोनिकल है, मतलब अल्कलाइन मीडियम हो गया, अमोनिया इज अ बेस, राइट। अगर मीडियम अल्कलाइन है तो जो कीटो शुगर होता है, ध्यान से सुनिएगा, कीटो शुगर जो है वो रीअरेंज होके अल्डो शुगर में कन्वर्ट हो सकता है। वापस से बोल रहा हूँ, अल्कलाइन मीडियम के अंदर जो कीटो शुगर होता है वो रीअरेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्डो शुगर में कन्वर्ट होता है। तो ये टेस्ट बेटा वो भी पॉजिटिव दिखाएंगे। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इन अल्कलाइन मीडियम, ध्यान से सुनिएगा, इन अल्कलाइन मीडियम keto sugars undergo rearrangement to give aldo sugar, रीअरेंजमेंट टू गिव अल्डो शुगर। और एक बार वो अल्डो शुगर में हो गया तो डेफिनेटली टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दिखाएगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो मीडियम है इन सब में बेटा कौन सा है, अल्कलाइन मीडियम ही है। तो ये तीनों ये टेस्ट पॉजिटिव दिखाएंगे ना। अगर मैं बात करूं फेलिंग सॉल्यूशन की, तो व्हाट इज बेसिकली फेलिंग सॉल्यूशन? अ फेलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन A प्लस फेलिंग सॉल्यूशन B। Now what is the meaning of फेलिंग solution A and फेलिंग solution B? फेलिंग solution A जो होता है वो होता है aqueous CuSO4, aqueous CuSO4, इसमें कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड इट इज ऑफ ब्लू कलर, राइट। एंड ये जो होता है वो होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, वापस से अल्कलाइन आ गया, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, alkaline solution of sodium potassium tartrate which is also known as Rochelle salt। ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, रोचेल सॉल्ट। रोचेल सॉल्ट का मतलब होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट।
अगर कभी एज सच अगर वो लोग फेलिंग सोल्यूशन का मीनिंग पूछ ले बेटा, सिर्फ फेलिंग सोल्यूशन पूछ ले, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ, फेलिंग सोल्यूशन इज अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ, राइट, क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स, क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स, और ये ब्लू कलर का होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज का रिएक्शन किसके साथ करवा दूं बच्चों, सेम फेलिंग सोल्यूशन के साथ करवा दूं, ठीक है, तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे कॉपर जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रिड्यूस होके Cu+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ब्रिक रेड कलर का पीपीटी दिखेगा। तो याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कॉपर जो है वो Cu+2 से Cu+1 में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम +2 से +1, ये होता है आपका ब्लू कलर का, और ये होता है आपका रेड कलर का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Cu2O बनता है ब्रिक रेड और ब्राउन पीपीटी, कभी कभी कलर भी आता है, पीपीटी के फॉर्म में भी देखा जा सकता है, और यहाँ पे ऑब्वियसली इसका रिडक्शन हो रहा है तो साथ में कोई ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी होगा, जैसे ग्लूकोज रहेगा तो ग्लूकोनिक एसिड भी होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। नाउ जनरली अगर मैं बात करूं अल्डिहाइड कीटोन्स की, तो मैंने वहां पे आपको सिर्फ यही सिखाया था कि ये टेस्ट किसके लिए है, सिर्फ अल्डिहाइड्स के लिए, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग फ्रक्टोज के लिए भी लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज वापस से कौन सा मीडियम आ गया, अल्कलाइन मीडियम आ गया, और अल्कलाइन मीडियम होगा तो डेफिनेटली कीटो शुगर्स विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अल्डो शुगर्स, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड फाइनल टेस्ट, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट। आप बोलोगे सर 12 टेस्ट सिखा दिए, बट बच्चों ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बेनेडिक्ट का भी जो कांसेप्ट है बेटा वो फेलिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड ही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट क्या होता है, तो ध्यान देना, इट इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, इट इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन containing, it is an alkaline solution containing cupric citrate complex, cupric citrate complex, right। इसमें भी कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वापस से अल्कलाइन मीडियम है तो ये भी आ जाएगा। तो अगर हमारे पास में ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है और इसका रिएक्शन अगर बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ किया जाए तो ऑन द स्पॉट यू गेट BCU2O, वापस से आपको ब्रिक रेड पीपीटी मिलेगा, ब्रिक रेड और ब्राउन पीपीटी और कलर, राइट। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो अगर आप बोलोगे कि सर फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यही है कि यहाँ पे बेटा क्या है, सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट है, और यहाँ पे क्या बेटा, क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका कंप्लीट लेक्चर नंबर 2, और इसमें मैंने आपको जितने भी टेस्ट थे वो पूरे डिटेल में बता दिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेक्चर नंबर 2 पूरा का पूरा आपने सिर्फ ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, फिर भी अभी तक ग्लूकोज खत्म नहीं हुआ है। अभी भी ग्लूकोज के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस बाकी है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बाकी है, उसका एपिमराइजेशन बाकी है, और उसके साथ में मैं आपको इसका थोड़ा सा चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर का भी इंफॉर्मेशन दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज नॉट येट कंप्लीटेड पार्ट ऑफ ग्लूकोज, अभी भी ग्लूकोज हमारा बाकी है। एक और लेक्चर में सिर्फ लेक्चर नंबर 3 ग्लूकोज के बारे में लेने वाला हूँ, और वो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे, हेवॉट प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोल देंगे उसको, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ये जितने भी टेस्ट मैंने लिखे अच्छे से नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि एक एक टेस्ट मैंने बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके डेटा निकाल के बनाया, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टेक्स्ट बुक में 1-2 टेस्ट दिए हुए हैं, बट जब मैं ऑप्शन देखता हूँ तो बहुत बार ऐसे ऐसे टेस्ट के नाम होते हैं जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने जितना आपका एडवांस लेवल तक का था बता दिया। बहुत सारे एक्स्ट्रा टेस्ट है, आयोडीन रिएक्शन टेस्ट है, बाइल्स टेस्ट है, वो सब, बट एज सच हम लोग को ये 12th स्टैंडर्ड और जेईई एडवांस तक की भी जरूरत नहीं है उसमें। हाँ, ऐसे टेस्ट तो बहुत सारे, बट हम लोग अपने सिलेबस की बात करेंगे, एडवांस लेवल तक जितने टेस्ट हमको आ सकते हैं मैंने डिटेल में बता दिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको हर एक टेस्ट समझ में आया होगा।
एक एक चीज प्लीज अच्छे से नोटबुक में लिखिएगा तो आपको चीजें याद हो जाएगी. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 3 विद द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सो लेक्चर नंबर 3 में अपना ग्लूकोज वाला पार्ट पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो अभी तक हमने ग्लूकोज का सिर्फ 50% ही पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज थोड़ा बड़ा टॉपिक है. ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंसेप्ट ऑफ remaining part of glucose, that is cyclic structure of glucose. Till then, thank you students.